सेकंड प्रोसेस है कार्नोट इंजन का एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि कोई भी हीट फ्लो नहीं हो सकती बट सिस्टम एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड अगर करेगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक, हमने अपने कार्नोट इंजन को एक इंसुलेटर पे रख दिया है। ठीक, इंसुलेटर पे रखने का मतलब ये है कि ना तो कोई हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है कार्नोट से बाहर जा सकती है कार्नोट इंजन से, और ना ही अंदर आ सकती है। एडियाबैटिक का मतलब नो हीट फ्लो ऑकर्स, सिस्टम यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी टू एक्सपेंड फर्दर। एक सवाल जहन में ये आता है कि जब कोई हीट एनर्जी बाहर से फ्लो नहीं हो रही तो सिस्टम एक्सपेंड कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो जो पहले स्टेप में मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, मॉलिक्यूल्स अपनी उस इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स अपनी उस इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे। मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है उसका मतलब है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि रिलेशन मौजूद है टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे और एक्सपेंड होंगे। इस प्रोसेस के दौरान उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी के कम होने का मतलब सीधा सीधा ये कि टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। सो लास्ट टाइम जो वीडियो में डायग्राम बी थी कि प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T1 था, ये मेरा कार्नोट इंजन था। इसको मैंने एक इंसुलेटर पे रख दिया है। जब मैंने इंसुलेटर पे रख दिया है और मैं इसका प्रेशर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर चेंज होकर P2 से P3 हो गया है और सिस्टम एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम का इंक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 टू V3। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर चेंज होगा फ्रॉम P2 टू P3 एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उनका ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है, एक छोटा सा कर्व होता है। दिस स्टेप इज पॉइंट रिप्रेजेंट्स पॉइंट B, it has coordinates P2, T1 and V2 as written here, and this step C represents this diagram, so it has pressure P3, temperature T2 and volume V3। दो प्रोसेसेस हो गए हमारे पास एक्सपेंशन के। जो तीसरा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब ये है कि हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब है कि प्रेशर लाजमी इंक्रीज होगा, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इस प्रोसेस में हमने अपने कार्नोट इंजन को एक कोल्ड बॉडी के ऊपर रख दिया है, एक कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रख दिया है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी कार्नोट इंजन से कोल्ड बॉडी की तरफ वो कितनी है, Q2। ठीक, और सिस्टम कंप्रेस होने का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये जो डायग्राम है C, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर दी, दैट इज प्रेशर P3, temperature T2 and volume V3। Now I place this Carnot engine at the cold reservoir and system is allowed to compress। जब मैं सिस्टम को कंप्रेस करूँगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। वो जो ज़्यादा टेम्परेचर है इंजन के पास और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम प्रोसेसेस एक ऐसा वक्त आएगा कि इस हीट इंजन का और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, विच इज़ T2। ठीक है, मैं कंटिन्यूसली प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर का चेंज है उसकी वजह से जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एक्सेस एनर्जी होगी, वो कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और एक ख़ास टाइम के बाद हीट इंजन का और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, विच इज़ T2। सो इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में जो स्टेप्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, विच इज़ T2। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आई एम गोइंग फ्रॉम C टू T। प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम P3 टू P4। वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V3 टू V4। वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है V3 से V4 में, और प्रेशर P3 से P4 में बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग।
अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर लाजमी बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये है कि मैं अब सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूँ एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब ये है कि सिस्टम ना तो कोई हीट लूज करेगा और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही हीट रिजेक्ट कर सकता है। इन दिस स्टेप आई प्लेस माई कार्नोट इंजन ऑन एन इंसुलेटर। सिस्टम इज कंप्रेस्ड और कंप्रेस होने के दौरान जो टेम्परेचर का चेंज है वो इस वजह से है कि सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। जो पुरानी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम उसको यूज कर रहा है। सो दिस डायग्राम डी हियर, ये डी पार्ट है, यू विल करेक्ट इट बाय योरसेल्फ। इट हैज प्रेशर P4, temperature T2 and volume V4, and this is point A. This is point A, this is not D, this is A and this is D. After this process from D to A, system returns in its original state. जब सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, so this is pressure P1, temperature T1 and volume V1. So this is the graph of adiabatic compression. अगर मैं इन चारों ग्राफ्स को जो मैंने अलग अलग ड्रॉ किए थे सम अप कर लूँ, सो ए टू बी में मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की थी Q1, ए पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। स्टेप बी में प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम होगा V2, टेम्परेचर सेम रहा T1। फ्रॉम B टू C कोई हीट मैंने सप्लाई नहीं की, प्रेशर फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम P2 टू P3, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 टू V3 एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। When it goes from C to D, system rejects heat Q2, pressure changes from P3 to P4, volume changes from V3 to V4 and temperature remains same T2. And when system goes from D to A, so it returns in its original state. It has pressure P1, volume V1 and temperature T1. So it is a cyclic process that after 4 thermodynamic processes, system returns in its original state. This is D portion. You will write it here correctly. This is D and this is A because system in this adiabatic compression returns in its original state. ये D है और ये A है, आप इसे करेक्ट कर लें। ठीक, ये हो गई वर्किंग। अब मैं डेरिवेशन की अगर बात करूं तो मैंने सिस्टम को कितना इनपुट दिया Q1, डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2, बिकॉज Q1 हमेशा बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। सो डेल्टा Q इक्वल्स Q1 माइनस Q2। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U हमेशा जीरो के इक्वल होता है बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे पता है, डेल्टा U इक्वल्स डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा U की जगह जीरो, डेल्टा Q की जगह ये वैल्यू मौजूद है Q1 माइनस Q2 माइनस W, ऐसे ही माइनस W को शिफ्ट कर दिया, सो ये किसके इक्वल हो गया Q1 माइनस Q2। दिस इज एन आउटपुट कि सिस्टम कितना वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम मुझे कितना आउटपुट दे रहा है, वो किसके इक्वल है Q1 माइनस Q2 के। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये एफिशिएंसी के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ ईटा, इस सिंबल का नाम है ईटा। आउटपुट की वैल्यू मौजूद है Q1 माइनस Q2, आई हैव रिटन हियर। इनपुट Q1 के इक्वल है, आई हैव रिटन हियर। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग द रिलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अगर मैं एलसीएम ब्रेक करके लिखना चाहूँ, सो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये मेरे पास एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला आ गया। अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक, आइडियल कंडीशंस में मैं अज्यूम करूँगा कि रेशो बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सिंक टू सोर्स एंड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर T2 अपॉन T1 और Q2 अपॉन Q1, इनके सोर्स और सिंक का जो अमाउंट ऑफ हीट का रेशियो है और जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का रेशियो है ये इक्वल है इन आइडियल कंडीशंस। ठीक, सो Q2 अपॉन Q1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस T2 अपॉन T1। Q2 अपॉन Q1 की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू इंसर्ट कर दी है। एक बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि T1 हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2 बिकॉज T1 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द सोर्स। सो एक चीज़ अगर आप गौर करें तो T1 हमेशा बड़ा नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है, T2 हमेशा छोटा नंबर है जो कि ऊपर है। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये एक स्मॉल नंबर होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये एक और स्मॉल नंबर हो जाएगा। इस वजह से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी
कभी भी 100% नहीं हो सकती। हालांकि ये एक आइडियल हीट इंजन है हमारे लिए, लेकिन इसकी भी एफिशिएंसी हमारे पास कभी भी 100% नहीं है, बिकॉज T1 is greater than T2 and T1 is in denominator, and when this fraction is subtracted from 1, so you will get a number which is less than 100 all the time. So it means efficiency of Carnot engine never equals to 100%. So ideal heat engine हमने कंसिडर किया है, आइडियल गैस उसमें वर्किंग सब्सटेंस भी था, और जो सारी अजम्पशंस मैंने बताई उसके बावजूद इसकी भी एफिशिएंसी 100% के इक्वल कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि जो रियल प्रैक्टिकल हीट इंजन्स आज के दौर में हमारे पास मौजूद हैं उनकी भी एफिशिएंसी कितनी कम होगी। ठीक, ये कुछ चीज़ें मैंने नोट के तौर पे लिखी हैं, आप चाहें तो लिख लें कि T1 सोर्स है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है हमेशा, T2 हमेशा सिंक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोल्ड बॉडी के लिए। और एक बात ये कि मैं जब भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँगा कार्नोट इंजन के, सो ये लाजमी है कि T1 एंड T2 दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक मस्ट बी इन केल्विन। ये बात बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है कि T1 और T2 सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, कोई और यूनिट मैं कभी भी कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ये बातें आप लोग याद रखें, ठीक है।